कल की क्लास में हमने देखा था कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेसिक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपकी दो ही टेक्नोलॉजी होती है। एक आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है। बैक एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा जो होता है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, डेटाबेसेस का इन्वॉल्वमेंट हमेशा बैक एंड टेक्नोलॉजीज में होता है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हमारे पास कौन कौन सी है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज? HTML है, जिसका इस्तेमाल हम जो है स्ट्रक्चर, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। CSS जो है उसको हम डिजाइनिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, डिजाइनिंग बोले या प्रेजेंटेशन बोले एक ही बात है, तो डिजाइनिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में CSS का यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट है, आपकी वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये बिहेवियर के लिए, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल आपके पास कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आपके पास jQuery है। jQuery क्या है? ये एक लाइब्रेरी है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। उसके बाद आता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आपके पास बूटस्ट्रैप आता है। बूटस्ट्रैप आता है। बूटस्ट्रैप क्या है? एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फ्रेमवर्क। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम बूटस्ट्रैप है, जिसके बहुत सारे वर्जन्स अभी तक मार्केट में आए हैं। पुराना वर्जन 3 भी आया है, 4 भी आया है, और अभी करंट मार्केट में क्या चल रहा है? 5 चल रहा है ना। मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो बूटस्ट्रैप 5 ही सिखाऊंगा। आउटडेटेड और पुरानी चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता। तो जो चीज आउटडेट हो गई है, जो मार्केट से हट चुकी है, तो हमेशा आपको, चूंकि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आप अप टू डेट तो रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो जो मार्केट में ही खत्म हो गई, बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में आज दिन तक जो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अभी मार्केट में चलती नहीं है, मगर फिर भी आपको पास होना है तो वो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, नहीं सीखना है। मगर सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे तो उसका यूज होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अवेयर करवाना, कौन सी चीज मार्केट में चल रही है, आपको कैसे अप टू डेट रहना है। ये सारा जो मैं स्टेक बता रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं? ये वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टैक है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम बात करते हैं, मगर जो मैं स्टैक आपको बता रहा हूं वो किसके लिए है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना जरूरी है आज की तारीख में? कोई रीजन बता सकता है कि वेबसाइट क्यों हमें सीखना चाहिए? एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ IT स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर बनाना क्यों सीखना चाहिए, वेबसाइट्स बनाना क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में हर चीज इंटरनेट पर आ रही है, हर चीज का क्या है? वेबसाइट है। तो जितना ज्यादा डिमांड अब आ रही है इन फ्यूचर, तो ऐसे डेवलपर्स, वेबसाइट डेवलपर्स की भी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज के लिए क्या चाहिए? वेबसाइट्स। हर चीज कहां पर आ रही है? क्लाउड पर आ रही है, इंटरनेट पर आ रही है। तो उनको मैनेज करने के लिए आपके पास कौन से एप्लीकेशन होने चाहिए? नॉर्मल सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को ही हम क्या कहते हैं? वेबसाइट्स कहते हैं। तो वेबसाइट्स पर अगर काम करना है तो उसके स्टैक हैं, दो ही स्टैक है, एक तो फ्रंट एंड स्टैक और एक बैक एंड स्टैक। भले ही आप बैक एंड स्टैक में आगे जाके काम करो, मगर फ्रंट एंड स्टैक तो सीखना ही है, कंपलसरी है वो आपके लिए। और जो नहीं सीखता है उसको हमेशा परेशान होंगे। आपको डिजाइन करना नहीं आता है, आपको HTML स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, आपको jQuery नहीं आता है, आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है, हमेशा आप परेशान होंगे और आप सिर्फ एक बैकएंड तक ही सीमित रह जाओगे। कंपनी के अच्छे पोस्ट पर जाना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे पैकेजेस पे जाना है, अच्छे हाई सैलरी पैकेजेस पे जाना चाहिए है आपका अगर टारगेट, तो आप फ्रंट एंड भी बहुत अच्छी तरीके से सीखें और बैक एंड भी बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ HTML का स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और JS एंड जावास्क्रिप्ट। ये हमारे पास 3 स्टैक हैं। मोस्टली हम इसी पे फोकस करेंगे और आपका सिलेबस भी इन तीन पर ही है। यहाँ पर मैंने कुछ 2 एडिशनल लिखे हुए हैं, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आपको भी आज नहीं तो कल इनके बारे में भी स्टडी करना है। क्योंकि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो आज की तारीख में क्लाइंट को क्या ना चाहिए? रिस्पॉन्सिव ना चाहिए, है ना। तो आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो मोबाइल पर भी ओपन होनी चाहिए, टैबलेट पे भी ओपन होनी चाहिए, छोटे मॉनिटर्स पे भी ओपन होनी चाहिए, बड़े मॉनिटर्स पे भी ओपन होनी चाहिए। कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसी भी क्लाइंट को आपकी वेबसाइट चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिव बनाओगे? उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की हेल्प लेनी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो वो भी चल के हम आगे देखेंगे। और बैकएंड स्टैक में तो है ही सही, डाटाबेस आप यूज करेंगे, है ना। जब आप डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो डेटा को कहीं ना कहीं आप परमानेंट स्टोर करेंगे, और वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, हमेशा डेटाबेसेस में। इसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। आई थिंक आपके सिलेबस में अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही है ना, इसके अलावा अभी बैकएंड का कोई पार्ट नहीं है, एम आई राइट, है ना। तो हम अभी सिर्फ ये फ्रंट एंड वाला जो स्टैक है, एडिशनल ये आपको बोनस लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें आपको मैं बूटस्ट्रैप भी सिखाऊंगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत jQuery भी मैं आपको बताऊंगा। मेनली फोकस हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होगा। हम बैकएंड जो है इस आपकी क्लास में बैकएंड हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा वो, ठीक है ना। बट जो मैं आपको फ्रंट एंड में पढ़ाऊंगा वो आपको एक कंपनी पर्सपेक्टिव वो चीजें स्टैंडर्ड होगी। अब हम बात करते हैं टूल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स कौन सा है हमारे पास, ये आप सभी ने डाउनलोड कर लिया। दूसरा टूल जो मैंने आपको कल बताया था, गिट SCM टूल, गिट SCM टूल। तीसरा टूल मैंने कुछ साइन अप करने के लिए बोला था, साइन अप मतलब रजिस्टर। पहली वेबसाइट कौन सी बोली थी मैंने, github.com, और दूसरी वेबसाइट मैंने कौन सी बोली थी, netlify.com। ये दोनों के लिए मैंने आपको साइन अप करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए बोल दिया था। साइन अप और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल दो, पासवर्ड वासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड क्रिएट कर लो और साइन अप कर लो। एक कंफर्मेशन लिंक आपके ईमेल पर आ जाएगा, आप वेरीफाई करके आप उसको फटाफट साइन अप कर सकते हो। तो हमारे पास ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये टूल्स डाउनलोड कर लिए थे। यहाँ पर मैं अब आपको जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन में आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, BCA फर्स्ट, और एक टर्मिनल ओपन करना है, कोड डॉट कमांड लिखनी है, कोड डॉट कमांड लिखो, कोड स्पेस डॉट इज द कमांड टू ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। कोड डॉट वह कमांड है जिसके द्वारा आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर सकते हैं। अगेन थ्योरी पे मत जाओ, सिर्फ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेशन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। कभी भी कुछ डाउट लगे तो यूट्यूब पे जाके आप पूरा सेशन आप देख सकते हो। मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि जो असाइनमेंट मैंने किया है वो कि वही आपको भी करके सबमिट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है फोटो के साथ में कि सर ये हमारा भी डन है, सर हमने भी अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर लेके आ गए, आपने क्लास में ला के बताया आपकी खुद की वेबसाइट, हमने भी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर लेके आ गए हैं। जो जो काम मैं करूंगा क्लास के अंदर वो काम आपको शाम तक सबमिट करवाना है। क्लियर हुआ? तो कोड डॉट किया और ये मैंने स्पेस किया तो ये विजुअल कोड एडिटर मेरा स्टार्ट हो गया है। लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, ये सेशंस रिकॉर्डेड है, कभी भी आप जाओगे कुछ भी है तो वीडियो को रोक रोक के कमांड वहां से ही आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आप पूरा फोकस यहाँ पर देवें और यहाँ पर जो है पहले फाइल का नाम आपको index.html ही बनाना है। index.html अपने नाम से नहीं बल्कि किस नाम से, इंडेक्स ही होना चाहिए। उसका रीजन मैं अभी आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि जो भी चीज अगर आप इंटरनेट पे लाओगे फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स ही होना चाहिए। अगर उसको नाम इंडेक्स नहीं मिला तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर नहीं आ पाएगी। देखिए मैंने अपनी फाइल का नाम क्या दिया हुआ है, index.html। ये यहाँ पर मैंने बिल्ड किया और यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिखना है आपको। तो बेसिक कोड लिखने के लिए HTML:5 आप लिखिए, ये बेसिक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अब हालांकि ये रेडीमेड कोड आ गया है, आपने कुछ किया नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैनुअल भी लिख सकते हो और आप चाहो तो ये HTML:5 करके भी ऑटोमेटिक आप जनरेट करवा भी सकते हो। ठीक है, तो दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, स्टार्टिंग तो इन 12 लाइनों से करनी पड़ेगी। तो ये जो 12 लाइन का कोड लिखा हुआ है यहां से तो दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट बनानी है, चाहे ई-कॉमर्स की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो ये 12 लाइन का जो कोड जो अभी दिखाई दे रहा है यहां से तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, यहां से चलना पड़ेगा आगे। तो ये कोड आप इसको चाहो तो ये 12 लाइन का कोड आप रिकॉल कर लो, याद कर लो, या आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बेसिक कोड है। और HTML:5 इंटर, ये जैसे ही करोगे कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, है ना। इंडेंटेशन यहां पर हमने फॉलो किया, तो कोड को प्रॉपरली गैप दे दे के लिखने को प्रोसेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन।
ये इंडेंटेशन प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। और यहाँ से सबसे पहले मैंने एक H1 लिखा और वेलकम टू वेब डेवलपमेंट क्लास सेव किया। ब्राउजर में जाइए और यहाँ पर जाके मैं इसको लॉन्च करूं, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट क्लास। अब ये जो भी कोडिंग लिखा हुआ है मैंने, बताइए कोडिंग अभी कहां पर अवेलेबल है? मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरी मशीन के अंदर। क्या इस कोड का एक्सेस आप किसी के पास भी है? नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गूगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसके लिए गूगल लाखों करोड़ों रुपया भी दे सकता है आपको, अगर वो चीज आप गूगल से चुरा ले या कर ले? डेटा मतलब, हाँ गूगल का डेटा तो है ही है। और बताइए गूगल की ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोड, उसका सोर्स कोड। सोर्स कोड ही लीक हो गया तो हर कोई गूगल बना लेगा, हर कोई फेसबुक बना लेगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सबसे बिगेस्ट एसेट क्या है? उसका सोर्स कोड। उसके सर्वर वर्वर नहीं, सर्वर वर्वर ने सिक्योरिटी ये तो खरीद लेंगे, एक सर्वर की जरूरत है तो 100 सर्वर खरीद लेंगे, मगर जो डाटा ही लीक हो गया और सभी को पता चल गया कि गूगल ऐसे बना हुआ है, तो हर कोई गूगल नहीं बना लेगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बिगेस्ट एसेट, या उसका जो सबसे बड़ा आप बोल सकते हो उसका अपना एसेट, वो क्या है? उसका सोर्स कोड। तो सोर्स कोड सबसे बिगेस्ट एसेट है। और डेवलपर के लिए भी सबसे बिगेस्ट एसेट आपके लिए क्या है? आप दिन रात कोडिंग कर रहे हो, 6 महीने तक आप कोड कर रहे हो ना, जिस दिन आपका प्रोजेक्ट देने की बारी आई ना, लैपटॉप में आग लग गई, फिर क्या करोगे? तो आप तो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा सोर्स कोड। जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा सोर्स कोड को हम कैसे मैनेज करें। लोकल रखना सोर्स कोड खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ही सोर्स कोड को हम कहाँ रखते हैं? इंटरनेट पर रखते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में आप अपने फोटो प्रोफाइल, फोटो गैलरीज आप बेटर करते हो, उसको कहाँ पर सिंक कर देते हो? क्लाउड पे सिंक कर देते हो। कभी इनकेस आपका मोबाइल फोन गिर जाए, पानी में खराब हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो? आप रिस्टोर कर सकते हो। करते हो कि नहीं करते हो? क्या यार मेरा तो क्लाउड पे पड़ा हुआ डेटा आ जाएगा। मगर जब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, वो जब अपना कोडिंग लिखता है, वो कोडिंग को भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोर करना पड़ता है, करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोर्स कोड को कुछ हो गया तो आपको सारी चीजें वापस से जीरो से करनी पड़ जाएगी। आपका टाइम, पैसा, हर चीज कंपनी का लग रहा है, कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है। आप 2 महीने तक आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अचानक आपका सोर्स कोड क्रैश हो गया, मशीन क्रैश हो गई, कुछ भी एक्सीडेंटल हो गया और आपने अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन स्टोर नहीं कर रखा है, सोर्स कोड सेव ही नहीं कर रखा है, तो क्या होगा? नुकसान है, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सोर्स कोड को मैनेज करना सबसे बड़ा क्रूशियल चैलेंज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। और सोर्स कोड को सेव कहाँ नहीं रख सकते हैं हम? लोकल कंप्यूटर्स पे सेव करके हम नहीं रख सकते हैं। रखने में तो रख सकते हैं, मगर रिस्क किसकी है? आपकी है। कल को कुछ हो जाए तो टेंशन में कौन आएगा? आप ही आओगे। तो हर डेवलपर के लिए ये है कि अपना सोर्स कोड मैनेजमेंट सबसे बिगेस्ट इशू है। हाउ वी कैन मैनेज द सोर्स कोड? How we can manage, store our source code securely on internet. हम अपना सोर्स कोड इंटरनेट पर किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं? भले ही मैंने अभी ये 12 लाइन का कोड लिखा, इसमें भले ही कुछ है नहीं, मगर अज्यूम करो कि मैं बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं 2-3 महीने हो गए मुझे काम करते करते करते, और मैं सोर्स कोड मैनेज नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी ऑनलाइन स्टोर नहीं कर रहा हूँ, और एक दिन अचानक मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंटल वायरस लग जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा सारा डाटा करप्ट हो जाए, तो सबसे बड़ा लॉस मेरा ही होने वाला है। कि वो सारी चीज़ें, और कंपनी के लिए भी फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हम अपने सोर्स कोड को कैसे मैनेज करें, कैसे ऑनलाइन स्टोर करें। तो इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है github.com, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑन की गई है। ऑन की गई है मतलब गिटहब किसका वेबसाइट है? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो github.com पर जो है आप क्या कर सकते हो? अपना सोर्स कोड सेव करके रख सकते हो। तो github.com इज नथिंग बट अ वेबसाइट विच स्टोर अवर प्रोजेक्ट्स, विच स्टोर अवर सोर्स कोड। हमारा सोर्स कोड रख सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सर किस टाइप का सोर्स कोड? ये जावा का सोर्स कोड स्टोर कर लेगा क्या? .NET का, PHP का, पाइथन का, HTML का, CSS का, C का, C++ का, पाइथन का, दुनिया की जितनी लैंग्वेज आपको आती है वो सबका क्या होता है? कोई ना कोई सोर्स कोड होता है। तो गिटहब दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड आप रख सकते हो।
तो गिटहब को उससे मतलब नहीं है कि ये किस लैंग्वेज का है। गिटहब को तो उसके लिए मतलब है कि हाँ भाई कोई कोडिंग आ रही है और मुझे उसको क्या रखना है, सेव रखना है। जैसे गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज सिस्टम है। आप चाहो तो फोटो भेजो, चाहो तो वीडियो भेजो, आप चाहो तो पीडीएफ भेजो, एक्सेल भेजो, कुछ भी भेजो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या भेज रहे हो। उसका काम तो क्या है, सिर्फ स्टोर करना है। तो github.com भी क्या है, ये एक सोर्स कोड स्टोर करने की वेबसाइट है जिसमें स्पेशली सिर्फ क्या किए जाते हैं, सोर्स कोड स्टोर किए जाते हैं। तो अभी मैं किस पे काम कर रहा हूं, HTML पे, है ना। मुझे ये कोड जो भी मैंने काम किया इसको मैं कहाँ सुरक्षित रखना चाहता हूँ, गिटहब पे डेफिनेटली, क्योंकि वही मेरे लिए ऑप्शन है। गिटहब के अलावा भी बहुत सारे मार्केट में आप देखना, बिटबकेट भी है, और यहाँ पर बिटबकेट है, और गिटहब है, बिटबकेट है, और गिटलैब है। सो गिटलैब भी है। सो ये आप देखिएगा, मैं आपको गिटहब भी बताऊंगा क्योंकि गिटहब ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ गिटहब पे जाइए और यहाँ पर आप जाइए, यहाँ से सबसे पहले आप रिपोजिटरी बनाइए, और रिपोजिटरी पर यहाँ पर आपको बनाना है फॉर एग्जांपल बीसीए फर्स्ट नाम से मैं एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि बीसीए फर्स्ट इज अवेलेबल। ये मैं यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक किया, और गिट रिपोजिटरी पे मैंने ये क्लिक किया। तो ये आपका सोर्स कोड जो है, ये आपने गिटहब पे सिर्फ रिपोजिटरी बना के अभी रखी, आपने सोर्स कोड नहीं पहुंचाया। तो सोर्स कोड पहुंचाने का ये कुछ कमांड्स हैं, ये कमांड्स मैंने कॉपी किया, यही कमांड्स मैं इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट करूंगा, और यही फाइल मैं अभी आपको वेब व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको भेज दूंगा। सबसे पहली कमांड आपको क्या लिखनी है, गिट इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज की स्पेलिंग क्या होती है, INITIS, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है शुरुआत। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, शुरुआत। और उसी इनिशियलाइज स्पेलिंग का शॉर्ट स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर ले लिए, 4 कैरेक्टर्स ले लिए, EINIT। कमांड क्या हो गई, गिट इनिट। इनिट का मतलब गिट इनिशियलाइज। इसको पढ़ोगे कैसे, गिट इनिशियलाइज। तो गिट इनिशियलाइज की कौन सी कमांड है, गिट इनिट। तो मैं यहां पर जाऊंगा और मेरा जो टर्मिनल है, कंट्रोल बैकटिक किया, ये देखो कंट्रोल बैकटिक से। सो यहां पर CTRL प्लस बैकटिक, ये क्या ओपन करेगा, ओपन्स अ न्यू टर्मिनल। कंट्रोल बैकटिक, सॉरी टिल्ड, है ना, टिल्ड सिंबल। सो कंट्रोल टिल्ड अगर आप ओपन करेंगे, ओपन द न्यू टर्मिनल। अब देखिए कंट्रोल टिल्ड, कंट्रोल टिल्ड ओपन किया, टर्मिनल आ गया, कंट्रोल टिल्ड किया, टर्मिनल चला गया। किसी किसी को शॉर्टकट नहीं पसंद आता है तो आप यहाँ पर ऊपर जाइए टर्मिनल पर, और न्यू टर्मिनल डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कंट्रोल L, टर्मिनल क्लियर, है ना। और मुझे शॉर्टकट ही पसंद है, मैं ऐसे नहीं जाता क्योंकि टाइम नहीं रहता, इतना काम का प्रेशर रहता है कि फटाफट किससे करना पड़ता है, अपने को शॉर्टकट के थ्रू करना पड़ता है। तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, शॉर्टकट ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। तो CTRL प्लस L, ये किसका शॉर्टकट है, क्लियर टर्मिनल लॉग। टर्मिनल में कुछ भी कचरा लिखा हुआ है, जैसे ये देखो ये कचरा लिखा हुआ है, बहुत सारा कचरा है, इसको क्लियर करना है तो कंट्रोल L, क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन, ताकि अपन कमांड देते समय अपने को दिक्कत ना आए, देखने में परेशानी ना हो। अब सबसे पहली कमांड गेट इनिट, इनिट का मतलब इनिशियलाइज हो गया। चलिए सेकंड कमांड, सेकंड कमांड को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। सेकंड कमांड को मैं थोड़ा सीक्वेंस बना लेता हूं। दिस इज द फर्स्ट कमांड, गेट इनिट। द सेकंड कमांड इज गेट रिमोट एड ओरिजिन और रेपो लिंक, है ना। सो गेट रिमोट एड ओरिजिन रेपो लिंक, ये कमांड मैंने पेस्ट किया, यस। थर्ड कमांड जो है गिट एड डॉट, ये थर्ड कमांड है, और इस थर्ड कमांड को बोलते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग, आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद जब आपका BCA हो जाएगा, अभी तो फर्स्ट में हो, अभी तो 2 साल और ज्ञानोदय में रहना है। जब BCA खत्म होने के बाद हो सकता है आप में से डायरेक्ट कोई बच्चे कंपनीज में चले जाएं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, तब आपको ये लेक्चर काम में आएगा कि हाँ यार अनिल सर ने ये हमें कॉलेज में जो गिट का नॉलेज दिया गया है वाकई में बहुत काम आ रहा है, तब आपको रियलाइज होगा। तो इसलिए अभी से इसको जो है आप कर ले। सो गिट एड डॉट
एक्चुअल में है क्या ये? स्टेजिंग। तो गेट ऐड डॉट किया, गेट ऐड डॉट, उसके बाद स्टेप 4 गेट कमिट, और ये कमिट किया आपने, गेट कमिट डैश एम कमिट, और लास्ट में मुझे क्या करना है? गेट पुश। यहां पर आपको करना है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा कुछ कमांड्स काम नहीं करती है, मैंने रेक्टिफाई करके लिख दिया है, तो जो मैंने लिखा है वो सबके इसमें काम कर जाएगी। सो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, तो यहां पर देखना गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये जैसे ही मैंने इंटर किया कुछ टाइम ले रहा है, और यस मास्टर एरो मास्टर, जब भी ऐसा लिखा हुआ जाए लास्ट में मास्टर एरो मास्टर, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए मतलब समझ लेना आपका सोर्स कोड लोकल से कहां पहुंच चुका है? गिटहब पे सुरक्षित पहुंच गया है। अब कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं लेना, क्यों? क्योंकि कोड कहां सुरक्षित आपका पहुंच गया? गिटहब पे। फिर अपना कोड कहां से ला सकते हो? रिस्टोर कर से कहां से कर सकते हो? अपना गिटहब से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गिटहब पे जाके। सो यहाँ पर मैं गिटहब पे गया, ये BCA फर्स्ट की रिपोजिटरी है, और देखिए यहाँ तो कोड आया ही नहीं, आपने तो कोड भेजा तो यहाँ तो आया ही नहीं। तो आपने कोड किस ब्रांच पर भेजा? मेन पे के मास्टर पे? मास्टर पे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गिट पर कुछ ब्रांच होती है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की जो शाखाएं होती है उसे आप क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो गिट का सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसे ट्री के फॉर्म में ही बना हुआ है कि जहां पर हर ब्रांच पे अलग अलग कोडिंग आप रख सकते हो। तो आपने जो कोडिंग अपलोड करी है वो मेन ब्रांच पर अपलोड करिए कि मास्टर पे अपलोड करिए? मास्टर पे। तो दिखेगी कहां पर? यहां पर भी मास्टर पे है। अभी हम कहां पर हैं बताइए? मेन पर है। तो क्या मेन ब्रांच पे कोई कोड है क्या? नहीं है, मेन ब्रांच तो खाली है, इसलिए तो यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे ही आप मेन से क्या करेंगे? मास्टर चेंज करेंगे, आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा जो आपके पास लोकल पे था। तो लोकल पे मैंने क्या फाइल क्रिएट करी थी? index.html, और देखिए फर्स्ट कमिट भी दिखाई दे रहा है, और यहां पर ये बता रहा है 2 मिनट पहले, 2 मिनट अगो दिस फाइल इज अपलोडेड, दिस फाइल वाज अपडेटेड ऑन गिटहब। क्लियर है? तो सोर्स कोड आपने सुरक्षित गिटहब पे रख लिया। अब ये लाइफ के आप 100 साल बाद भी जाके अगर आप देखेंगे कि हाँ आज से 30 साल पहले मैंने क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट गिटहब पे बनाया था, वो रिपोजिटरी भी आपको मिल जाएगी। मगर इस लैपटॉप का कोई भरोसा नहीं कि लैपटॉप मिले ना मिले, क्योंकि लैपटॉप्स और इन मशीनों की क्या होती है? एक लाइफ होती है। मगर जो डेटा क्लाउड पर आ गया है तो क्लाउड पर आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया है। अब जितनी बड़ी जैसे फेसबुक अकाउंट आपने बनाया होगा आज से 5 साल पहले बनाया होगा, तो 5 साल पहले फर्स्ट आपने जो पोस्ट करी होगी आज भी आप चाहो तो वो पोस्ट देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि मैंने फेसबुक 2011 में 12 में पहली पोस्ट करी थी या 2010 में करी थी, तो आज भी मैं वो पोस्ट रिकवर कर सकता हूं। आज उस बात को 11 साल हो गए, तो भी मैं फर्स्ट पोस्ट को देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं। तो मैं उस डेटा को रिकवर कर सकता हूं। उसी तरीके से गिटहब भी ऐसा ही है कि आपका मेहनत, आप जो कॉलेज टाइम पे कर रहे हो, कंपनी टाइम में कर रहे हो, जो भी आप मेहनत की कोडिंग कर रहे हो, वो कोड आपको कभी भी इन फ्यूचर कभी जरूरत लगे तो आप तुरंत कहां जा सकते हो? अपने लैपटॉप पे के गिटहब पे ढूंढोगे, तुरंत गिटहब पे ढूंढो। इतना तो याद रह जाएगा कि यार कभी ना कभी तो मैंने ये कोड किया हुआ था और मैंने कहीं ना कहीं तो गिटहब पे अपलोड कर रखा है। तुरंत जाके आप ढूंढ लोगे, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो चीजें क्या होती है? रीयूज होती हैं। आपको पता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चीजें स्क्रैच से नहीं बनाई जाती है, रीयूज होती है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर को दोबारा रीयूज किया जाता है, तभी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये हुआ। अब बात आती है हाउ टू डिप्लॉय अवर वेबसाइट ऑन इंटरनेट। हाउ टू डिप्लॉय अवर वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय की जाए? सोर्स कोड हमने शुरू कर लिया, तो कोई और भी देख सकता है गिटहब पे जाके? हाँ, कोई और भी देख सकता है, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि ये सोर्स कोड कोई भी देख सकता है। मगर उस केस में जब आप रिपोजिटरी बनाते समय आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा था कि पब्लिक बनानी है कि प्राइवेट बनानी है। अगर आपको चाहिए कि आपका सोर्स कोड पूरा दुनिया देखे तो उसको किस टाइप की रिपोजिटरी बनाइए आप? पब्लिक टाइप की। ना आप चाहते हो कि मेरे अलावा, मतलब आपके खुद के अलावा आपकी रिपोजिटरी कोई नहीं देख पाए, तो उसको उस रिपोजिटरी को किस टाइप की बनाओगे आप? प्राइवेट। तो प्राइवेट रिपोजिटरी को आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता है। आप अपने अकाउंट पर हजारों लाखों रिपोजिटरी बनाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगने वाला। आप कितना भी आप सोर्स कोड अपलोड करो, टोटली फ्री। जस्ट गूगल, जीमेल,
फ्री है ना, कौन सा पैसा लगता है ईमेल बनाने का, नहीं लगता है ना, फ्री है, टोटल फ्री है ना। सर रिस्पॉन्स जब बोलते हैं तो होता क्या है? क्या? ये जो है ना रिस्पॉन्स रिपोजिटरी। हाँ, अभी आपको नया नया लगेगा, आज से पहले मैंने भी कभी स्टार्ट किया था तो हमें भी बोलने में नया नया लगता था, फिर कंपनी में जाके जब हम काम करते थे, अरे यार रिपोजिटरी रिपोजिटरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में रैपो बोलते हैं, रैपो, रैपो, क्रिएट अ रैपो फॉर मी, create a repository for me. In standard term, create a project for me. More standard term, create a website folder for me. तो एक create a website folder for me और create a repo for me, काम वही हो रहा है मगर एक स्टैंडर्ड में बोला जा रहा है और एक नॉन स्टैंडर्ड में बोला जा रहा है कि मेरे लिए एक वेबसाइट का फोल्डर बना दो उधर जाके, और मैं बोल रहा हूं कि हे आदित्य क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर मी। सो जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बोलचाल बोले, अच्छा अच्छा बोले तो बढ़िया रहेगा, है क्या है, जाके मेरे लिए फोल्डर बना दे है ना। तो बोलने बोलने का फर्क है, बात वही हो रही है। कंपनीज में जाओगे तो अपना जो बोलने का तरीका है वो आपको स्टैंडर्ड कंपनी के हिसाब से रखना होगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि यस आई हैव क्रिएटेड द रिपोजिटरी, आई हैव क्रिएटेड द रेपो फॉर यू, आई हैव क्रिएटेड द रेपो फॉर यू, यू कैन अपलोड द कोड ऑन दैट। सो आपको वैसी टर्म्स यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही आपको आपका जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे होंगे ना वो भी वैसे ही टर्म यूज करेंगे, जो तो आपको अपने आप को हैबिट बनाना पड़ेगा वैसी टर्म यूज करने का। चलिए, नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट ऑन इंटरनेट। सो वी नीड टू थिंग्स, डोमेन नेम एंड द सेकेंड इज होस्टिंग। तो डोमेन नेम लाइक google.com और होस्टिंग मीन्स द स्पेस, जगह। आपके मोबाइल फोन में 4 GB का स्पेस है, 60 GB का है, 128 GB का स्पेस है। वो जो स्पेस है मतलब आप चीजों को रख सकते हैं स्टोर, ये इसी स्टोर पर आपको जो है एक स्पेस दिया गया है आपके मोबाइल फोन पे कि आप इस पे इतना डाटा स्टोर कर सकते हो। इंटरनेट पर आपको अपनी वेबसाइट लानी है तो इंटरनेट पर आपको क्या खरीदनी पड़ेगी, अपनी स्पेस, अपनी जगह खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसा देना है। और स्पेस आपने परचेज भी कर लिया, उसके बाद भी आपको क्या परचेज करना पड़ेगा, अपना डोमेन नेम। क्या google.com परचेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसने परचेस किया है, गूगल वालों ने परचेस किया हुआ है। हाँ, अगर आप मेरा नाम सर्च करें anildollar.com तो शायद मैंने परचेस नहीं कर रखा, आप चाहें किसी में तो आप परचेस कर सकते हो, तो उस डोमेन की ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी, आपके पास चली जाएगी। तो आपको दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, डोमेन नेम और स्पेस, दोनों को परचेस करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी सीखने के दौरान आप कुछ खर्चा करने के विचार में हो। आपके खुद ही पॉकेट मनी नहीं मिलता है पेरेंट्स से, तो आप कहां से खर्चा करोगे। तो आपको कोई ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन चाहिए। आप बोलोगे कि सर कोई ना कोई फ्री कॉस्ट सॉल्यूशन बताओ, जैसे कि आपने गिटहब बताया, कौन सा पैसा लग रहा है सोर्स कोड का अपलोड करने का, कोई पैसा नहीं लग रहा है। सर आप ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर भी आ जाए, लाइव भी हो जाए, ना होस्टिंग का पैसा देना पड़े, ना डोमेन का पैसा देना पड़े। तो वो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का नाम है नेटलिफाई। So how we can deploy our website on the internet with the help of Netlify? It will provide you the domain name, it will provide you the hosting space. So मैं फटाफट जाके नेटलीफाई अकाउंट पे जाता हूं और मैं अज्यूम करता हूं कि आप सभी ने नेटलीफाई का अकाउंट बना लिया होगा, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि नेटलीफाई पे अकाउंट बना लेना। मैं लॉगिन क्लिक कर रहा हूं और यहां से ऐड न्यू साइट पे गया, इंपोर्ट, और यहां से गिटहब पे जाना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका सोर्स कोड कहां पड़ा हुआ है, गिटहब पे पड़ा हुआ है कि गिटलैब पे है कि बिटबकेट पे, बताइए कहां पड़ा हुआ है। गिटहब पे, क्योंकि मैंने कोड कहां पहुंचाया, गिटहब पे। तो आपको क्लिक किस पे करना है, गिटहब पे करना है। तो जिस रिपोजिटरी पे आपका कोड पड़ा हुआ है, जिस वेबसाइट पे आपका कोड पड़ा हुआ है, उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि हाँ ढूंढें क्या। अब मेरे इसमें तो 200-500 रिपोजिटरी पड़ी है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ BCA नाम से, और मैंने रिपोजिटरी किस नाम से बना रखी है, BCA फर्स्ट के नाम से बना रखी। देखो ढूंढ लिया, सिलेक्ट किया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो कोड है किधर पड़ा हुआ है, मेन पे पड़ा हुआ है कि मास्टर पे पड़ा हुआ है। मास्टर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कमांड क्या चलाई थी, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। और गिट पुश ओरिजिन मेन करते तो कोड कहां जाता, मेन पर जाता। मगर आपने कमांड क्या चलाई, गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, तो आपका कोड कहां पहुंचा, गिटहब पर मास्टर ब्रांच पर पहुंचा। तो यहां से आप मास्टर ब्रांच चूज कीजिएगा और डिप्लॉय साइट पर आपने क्लिक किया। सर दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, मास्टर और मेन? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है,
सेम टाइप की ब्रांच है, बस वो रखने के अलग अलग फोल्डर्स हो गए, एक तरीके से फोल्डर्स हो गए। जैसे फोल्डर्स होते हैं ना, एक फोल्डर में आप कुछ चीजें रखते हो, दूसरे फोल्डर में कुछ व्यवस्थित चीजें रखते हो, तो वैसे फोल्डर्स हैं वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे जैसे ये प्रोसेस चल रही है, ये देखो ये प्रोसेसिंग आ रहा है। जब तक ये कॉग सिंबल घूम रहा है, जब तक ये प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, तब तक आपकी वेबसाइट बिल्ड हो रही है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ ही देर में 1-2 मिनट बाद ये प्रोसेसिंग से आ जाएगा, डन लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करिए और ये देखिए आप बिल्ड प्रोसेस भी देख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखा हुआ जाएगा, द साइट इज लाइव। आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर आ चुकी है। तो प्रीव्यू पे क्लिक किया और प्रीव्यू पे देखिए 627551DD90E8ABCD4 बहुत लंबा चौड़ा नाम आया। आप में से कोई याद रख सकता है? नहीं रख सकते। तो सर क्या ऐसा कोई तरीका है कि ये जो नेम आ रहा है इसको हम छोटा कर दें? तो वो तरीका भी कहाँ पर अवेलेबल है? नेटलीफाई के अंदर है। नेटलीफाई में आपको जाना है, डिप्लॉय सेटिंग्स में जाना है, डोमेन मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ से ही नाम जाके अब इसको मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में BCA1 अगर कर दूं और यहाँ पर सेव करूं, तो आई थिंक मेरी वेबसाइट का नाम मैंने रीनेम करके क्या कर दिया है, BCA1.netlify.app। सभी अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए और गूगल क्रोम ओपन करिए और सभी टेस्ट करके बताइए कि हाँ सर आपकी जो क्लास के अंदर वेबसाइट बनाई है वो इंटरनेट पर आ चुकी है। गूगल क्रोम ओपन कीजिए और लिखिए BCA1.netlify.app। तो टेस्ट कीजिए, ये आपको टेस्ट करना है और वेबसाइट का URL ये है। आपको लिखना क्या है, BCA1.netlify.app, इतना सा आपको लिखना है और हिट कीजिए, सर्च कीजिए। हो गया? वेरी गुड। BCA1.netlify.app, और डॉट के बीच में स्पेस ना हो, ध्यान रखना। हो गया? गुड। इसका मतलब आपने जो वेबसाइट, आपका जो मशीन का लोकल कोड है वो सर आपने गिटहब पे स्टोर कर दिया। नेटलीफाई का काम क्या सोर्स कोड सेव करने का है कि डिप्लॉयमेंट का है? नेटलीफाई का काम सिर्फ डिप्लॉयमेंट का है। डिप्लॉयमेंट मतलब वेबसाइट्स को इंटरनेट पर लाने का काम किसका है? नेटलीफाई का है। और गिटहब का क्या काम है? गिटहब का काम सिर्फ सोर्स कोड को स्टोर करने का काम है। क्लियर है? तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको भी अपना कुछ कुछ HTML का कोड या CSS का कोड, जितना जो भी आता है आपको, HTML CSS में थोड़ा बहुत तो कुछ आता होगा, मैं अज्यूम करता हूँ। तो नहीं भी आता है तो एटलीस्ट उतना आप कर लीजिएगा जितना मैंने करवा रखा है। और ये करने के बाद आपका इसका एक स्क्रीनशॉट और आप अपने ग्रुप में आप मुझे शाम तक आप सेंड कर दीजिएगा। तो ये आपका असाइनमेंट मैं कंप्लीट अज्यूम करूंगा। ठीक है?